हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। मैं से सूर्य प्रकाश रंगी और फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पीएच से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन देखे थे। चलिए और क्वेश्चंस कुछ हैं जो हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। गिवन है आपको इन अ मिक्सचर ऑफ 10⁻⁴ मोलर HCl and 10⁻² मोलर एसिटिक एसिड, कैलकुलेट H plus ion of mixture, OH minus, pH, concentration of acetate ion, percentage H plus from acetate ion and percentage H plus from water given। K का इंफॉर्मेशन आपको गिवन है CH3COH के लिए 2 × 10⁻⁵। यस, अगर पहली दफा हम देखें तो ये जो क्वेश्चन है वो किसका है? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड कॉम्बिनेशन का, राइट। तो आपको बताया था कि जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड के रिस्पेक्ट में वीक एसिड के H+ को नेग्लेक्ट कर देते हैं। कब? जब स्ट्रॉन्ग एसिड से बनने वाला H+ वीक एसिड के रिस्पेक्ट में क्या हो? ज्यादा। ठीक है, तो अभी जो हमने पहले लास्ट लेक्चर में क्वेश्चंस किए थे वहां पे सीधा सीधा देखने पर पता लग रहा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड से बनने वाला H+ वीक एसिड से बनने वाले H+ से ज्यादा है। बट यहाँ पे देखिए कि आपको गिवन है HCl 10⁻⁴ मोलर है, एसिटिक एसिड 10⁻² मोलर है। तो अगर हम देखें यहाँ पर कि HCl का कंसंट्रेशन वीक एसिड के रिस्पेक्ट में क्या है? कम है। तो हम सीधा सीधा देख के नहीं बोल सकते कि स्ट्रॉन्ग एसिड से बनने वाला H+ वीक एसिड के रेस्पेक्ट में क्या हो? ज्यादा होगा, राइट। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या वीक एसिड का H+ स्ट्रॉन्ग एसिड के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है या नहीं है, राइट। तो पहले तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। चलिए हम सॉल्व करते हैं। गिवन है आपको HCl 10⁻⁴ मोलर। HCl तो 100% डिसोशिएट होगा, राइट। तो जब HCl डिसोशिएट होने वाला है तो क्या बनेगा? H++ Cl- कितना कंसंट्रेशन है? 10⁻⁴ मोलर। जब ये 100% डिसोशिएट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0। कितना बचेगा? बनेगा 10⁻⁴ मोलर H+ एंड 10⁻⁴ मोलर Cl-, राइट। अभी यहाँ पे वॉल्यूम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, यानी दोनों एसिड एक ही सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, दोनों के लिए वॉल्यूम का वेरिएशन नहीं है। अब एसिटिक एसिड की बात करें। एसिटिक एसिड जब डिसोशिएट होगा, वीक एसिड होता है 100% डिसोशिएट नहीं होता है। क्या बनाएगा ये डिसोशिएट होकर? H++ एसिटेट आयन, राइट। इनिशियल कंसंट्रेशन सी जो भी रहेगा C- C अल्फा, राइट। कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड का आपको गिवन है कितना? 10⁻⁴ मोलर। अगर आपको H+ यहाँ पे अल्फा पता लग जाएगा तो आप बता पाएंगे कि यहाँ पर एसिटिक एसिड से बनने वाला H+ कितना है। बट यहाँ पे सॉल्यूशन में HCl से भी कुछ H+ आ रहा है, तो ये एक तरीके से साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम वाला केस हो गया कि आपको यहाँ पे जो सॉल्यूशन में H+ है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो जो सॉल्यूशन का H+ होगा वो टोटल कितना होगा? 10⁻⁴ मोलर, राइट। ये तो 100% डिसोशिएट होना है, तो इससे तो पूरा का पूरा इतना ही बनने वाला है। अब हम यहाँ पे केवल इसमें ले रहे हैं क्योंकि ये 100% डिसोशिएट नहीं होता, इसलिए इसके डिसोसिएशन पर इससे बनने वाले H+ से फर्क पड़ने वाला है। इसके डिसोसिएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि सॉल्यूशन का जो H+ होगा वो टोटल कितना होगा? 10⁻⁴ प्लस C अल्फा। अब हम चेक कर देते हैं क्या C अल्फा 10⁻⁴ के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है क्या? या ऐसा हो सकता है कि C अल्फा का वैल्यू ज्यादा हो और 10⁻⁴ उसके रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल हो जाए। ठीक है, दोनों कंडीशन पॉसिबल है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि अगर हमें अल्फा का वैल्यू मिल गया तो C अल्फा से एसिटिक एसिड से कितना H+ बन रहा है वो पता लग जाएगा। तो इन दोनों का सम क्या होगा? सॉल्यूशन का टोटल H+। तो एसिटिक एसिड का K क्या होगा? H+ ऑफ सॉल्यूशन इनटू एसिटेट आयन अपॉन एसिटिक एसिड। तो K कितना गिवन है आपको? 2 × 10⁵। H+ कितना गिवन है? C का वैल्यू कितना है एसिटिक एसिड के लिए? 10⁻² अल्फा प्लस 10⁻⁴ इनटू एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन कितना है? C अल्फा। C कितना है यहाँ पे? 10⁻² अल्फा अपॉन C - C अल्फा। यहाँ से C कॉमन ले लीजिए, 10⁻² 1 - अल्फा। अब यहाँ अप्रोक्सीमेशन लेते हैं कि अल्फा क्या है यहाँ पे? 10% से कम है। इफ अल्फा इज लेस देन 10%, बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड के रेस्पेक्ट में डिसोसिएशन तो सप्रेस होगा, कुछ ना कुछ तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही होगी। तो हम कंसीडर कर लेते हैं अल्फा 10% से कम है, तो 1 - अल्फा में से आप क्या करेंगे? अल्फा को नेग्लेक्ट कर देना, ठीक है। अगर नहीं हो रहा होगा 10% से कम तो अगेन वापस यहाँ पर आना पड़ेगा। तो अभी हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो 10⁻² से 10⁻² कैंसिल आउट हो जाएगा।
बचेगा कितना 2 इंटू 10⁻⁵ इक्वल टू 10। अब अल्फा है ये, यहाँ पे अल्फा बचा, अल्फा को मल्टीप्लाई कीजिए 10⁻² अल्फा स्क्वायर प्लस 10⁻⁴ अल्फा। क्वाड्रेटिक बन रहा है क्या? यस बिल्कुल बन रहा है। 10⁻² अल्फा स्क्वायर प्लस 10⁻⁴ अल्फा माइनस 2 इंटू 10⁻⁵ इक्वल टू 0। तो यहां से अल्फा निकालिए, अल्फा कितना होगा, ये इसका जो कोफिशिएंट होगा वो a होगा, ये b होगा और ये c होगा माइनस 2 इंटू 10⁻⁵। अल्फा विल बी इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना 10⁻² इंटू माइनस 2 इंटू 10⁻⁵ अपॉन 2a, राइट। देन अल्फा विल बी इक्वल टू b का वैल्यू तो हम पुट ही नहीं किए, b का वैल्यू कितना है 10⁻⁴, तो माइनस 10⁻⁴ प्लस माइनस 4 स्क्वायर कितना 10⁻8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 2 जा 8, ये कितना हो रहा है 10⁻⁷ अपॉन 2 इंटू 10⁻², राइट। देन अल्फा विल बी इक्वल टू माइनस 10⁻⁴ प्लस माइनस, इसको हम क्या ले सकते हैं 10⁻8 है, इसको भी 10⁻8 करने के लिए यहाँ क्या करना होगा 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 80। दोनों का सम कितना होगा 81 इंटू 10⁻8 अपॉन 2 इंटू 10⁻²। इसका रूट ले लीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, अल्फा नेगेटिव तो होगा नहीं, पॉजिटिव ही होगा, तो पॉजिटिव वैल्यू को हम पहले लिख देंगे, यानी पॉजिटिव वैल्यू बड़ी वैल्यू को पॉजिटिव ले लेंगे। अल्फा विल बी इक्वल टू 9 इंटू 10⁻4 माइनस 10⁻4 अपॉन 2 इंटू 10⁻², we will get 9 माइनस यानी 8 इंटू 10⁻4 अपॉन 2 इंटू 10⁻2 मीन्स अल्फा विल बी 4 इंटू 10⁻2, यानी 4% अल्फा है। तो आपने 1 माइनस अल्फा में से अल्फा को नेग्लेक्ट करके बहुत सही काम किया है, राइट। अब यहां से आपको अल्फा मिला एसिटिक एसिड का, H प्लस ऑफ एसिटिक एसिड कितना होगा C अल्फा के बराबर। H प्लस ऑफ एसिटिक एसिड, और जितना H प्लस बन रहा है उतना ही तो एसिटेट आयन बन रहा है। H प्लस ऑफ एसिटिक एसिड एंड कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन कितना है ये C अल्फा के बराबर। C कितना है यहाँ पे एसिटिक एसिड का 10⁻², अल्फा कितना है 4 इंटू 10⁻², तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻4 मोल। तो ये आपको H प्लस मिल गया एसिटेट आयन से, राइट। HCl से कितना H प्लस मिल रहा था 10⁻4, एसिटिक एसिड से कितना मिला 4 इंटू 10⁻4। तो क्या ये H प्लस फ्रॉम वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है क्या? नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि सॉल्यूशन का जो H प्लस है वो आपको कहां से लेना होगा, दोनों से ही लेना होगा। ना तो आप इसको उसके रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकते, ना उसको इसके रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकते, दोनों यहाँ पे कंपेरेबल वैल्यू है। तो H प्लस ऑफ सॉल्यूशन टोटल क्या हो जाएगा H प्लस ऑफ सॉल्यूशन, राइट, यानी मिक्सचर का जो H प्लस है वो कितना होगा 10⁻4 फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, 4 इंटू 10⁻4 फ्रॉम वीक एसिड, मींस H प्लस ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा 5 इंटू 10⁻4 मोलर। ठीक है, तो ये फर्स्ट वैल्यू आपको मिल गया, राइट। एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन भी आपने निकाला कितना होगा 4 इंटू 10⁻4 मोलर। अब हम परसेंटेज ऑफ H प्लस फ्रॉम एसिटेट एंड एसिटिक एसिड की बात करें, परसेंटेज ऑफ H प्लस ऑफ एसिटिक एसिड। अच्छा, ये H प्लस ऑफ सॉल्यूशन क्या है 5 इंटू 10⁻4 यानी 10⁻6 से जा रहा है। तो क्या अभी आपको यहाँ पे इसमें वाटर के H प्लस कंसीडर करने की जरूरत है क्या? नहीं है। अगर ये 10⁻6 से छोटा होते तो आप लेते, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं वाटर के H प्लस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसका मीन्स ये नहीं कि वाटर से H प्लस नहीं बन रहा होगा, बन रहा होगा बट इसके रेस्पेक्ट में बहुत कम होगा, तो इसमें ऐड करने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, राइट। परसेंटेज ऑफ H प्लस फ्रॉम एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का H प्लस कितना है 4 इंटू 10⁻4 अपॉन टोटल कितना मिला 5 इंटू 10⁻4 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा ये 80%, यानी जो सॉल्यूशन का H प्लस है उसका 80% कौन होगा एसिटिक एसिड यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा होगा, राइट। नेक्स्ट हम OH माइनस की बात करें। OH माइनस का कंसंट्रेशन आप कैसे निकालेंगे, आप क्या बोल सकते हैं H प्लस इंटू OH माइनस किसके बराबर होता है KW के बराबर, राइट। KW आपको टेम्परेचर कुछ भी गिवन नहीं तो आप कितना कंसीडर करेंगे 10⁻14 ही आपको यहाँ पर
कंसीडर करना है तो H प्लस ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा 10⁻⁻14 अपॉन OH माइनस कितना है यहाँ पर, सॉरी OH माइनस ही तो निकालना है आपको, तो सॉल्यूशन का H प्लस कितना है यहाँ पर 5 × 10⁻⁴, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 10⁻11 मोलर। तो OH माइनस का कंसंट्रेशन आपको मिला। क्या बचा आप कैलकुलेट करने को, H प्लस हो गया, यस pH निकाल लीजिए। So pH of solution will be equal to pH negative log of H plus means negative log of 5 × 10⁻⁴, negative log of negative ये log A into B, log A plus log B, log 5 plus log 10⁻⁴, then we will get negative log of 5, negative log of 10⁻⁴, -4 आ जाएगा 4 माइनस log 5, log 5 कितना होता है 0.7, तो 4 माइनस 0.7 कितना हो जाएगा ये 3.3 के बराबर, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जरूरी नहीं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड कॉम्बिनेशन है तो हमेशा ही आप वीक एसिड के H प्लस को नेग्लेक्ट कर दें। चेक करना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड से बनने वाला H प्लस वीक एसिड के रिस्पेक्ट में ज्यादा है तो ही नेग्लेक्ट करें, अदरवाइज आपको कंसीडर करना पड़ेगा, राइट। एक लास्ट पॉइंट देख लें, इसमें आपको क्या पूछा था यहाँ पे, कैलकुलेट मिक्सचर का H प्लस हो गया, OH माइनस हो गया, pH हो गया, H प्लस परसेंटेज H प्लस फ्रॉम वाटर। अब वाटर से कितना H प्लस मिलेगा। अब देखिए हम सॉल्यूशन के OH माइनस की बात करें तो सॉल्यूशन का OH माइनस कहां से आ रहा होगा, वाटर से ही आ रहा होगा, बिकॉज बाकी तो क्या है सब एसिड है, HCl एसिड है, एसिटिक एसिड एसिड है, राइट। तो OH माइनस कहां से आ रहा होगा, वाटर से ही आ रहा होगा। तो हम क्या बोले, जितना वाटर का H प्लस होगा, H प्लस ऑफ वाटर जितना होगा उतना ही तो OH माइनस बन रहा होगा, बिकॉज जितना वाटर से H प्लस बनता है उतना ही तो OH माइनस बनता है। तो OH माइनस वाटर से कितना बनेगा, जितना H प्लस बन रहा होगा, OH माइनस कितना बना 2 × 10⁻11, तो H प्लस भी कितना बनेगा 2 × 10⁻11 मोलर। सो परसेंटेज H प्लस फ्रॉम वाटर कितना होगा 2 × 10⁻11 अपॉन टोटल H प्लस 5 × 10⁻4। यस, अब आप देख लीजिए वाटर से इतना H प्लस मिल रहा है और बाकी एसिड से इतना मिल रहा है, तो इसमें अगर आप 10⁻11 ऐड करेंगे तो कोई खास फर्क पड़ना है क्या, नहीं पड़ना। तो आप उसके रिस्पेक्ट में इसको नेग्लेक्ट कर सकते थे, इसलिए हमने वाटर के H प्लस को कंसीडर नहीं किया, बट फिर भी वाटर H प्लस प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो ये कितना परसेंटेज होगा, कितना हो गया 4 × 10⁻6%। सही है कैलकुलेशन, राइट। तो ये आपको कैलकुलेशन करते टाइम ये देखना पड़ेगा कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक एसिड है उसके कॉम्बिनेशन में आपको कंसंट्रेशन क्या गिवन है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन वीक एसिड के रिस्पेक्ट में ज्यादा है तो ही आप वहां से वीक एसिड के H प्लस को नेग्लेक्ट करें, अदरवाइज आपको देखना पड़ेगा कि क्या वीक एसिड से मिलने वाला H प्लस स्ट्रॉन्ग के रिस्पेक्ट में कम है या ज्यादा, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन आपको फाइंड H प्लस ऑफ सॉल्यूशन HSO4 माइनस SO4 माइनस, कंसंट्रेशन आपको बताना है इन 0.2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। K1 आपको गिवन है, K2 आपको गिवन है, मींस आपको कंसीडर करना है कि H2SO4 दो स्टेप में डिसोशिएट हो रहे हैं, इसलिए आपको दो डिफरेंट K गिवन है। तो जब H2SO4 डिसोशिएट होगा तो क्या बनने वाला है H प्लस प्लस HSO4 माइनस, एंड नेक्स्ट स्टेप में HSO4 माइनस डिसोशिएट होगा तो क्या बनने वाला है H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो यहाँ पे K आपको गिवन है कितना है 10⁻7 और यहाँ पे K2 कितना गिवन है 1.6 × 10⁻2, राइट। तो K आपको गिवन है मींस इक्विलिब्रियम आपको कंसीडर करते हुए रिएक्शन को सॉल्व करना है। अब देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था तो इक्विलिब्रियम K1 और K2 होते क्या यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट जो कि इक्विलिब्रियम पर कैलकुलेट किए जाते हैं, राइट। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि जब K का वैल्यू 10⁻3 से ज्यादा होता है तो रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ मूव करती है, यानी रिएक्शन में प्रोडक्ट मैक्सिमम होते हैं। तो K का वैल्यू जितना ज्यादा होगा रिएक्टेंट का अमाउंट उतना ही कम होगा और प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा होगा, राइट। तो फर्स्ट स्टेप में जो K का वैल्यू है वो 10⁻7 दे रखा है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, इसका अल्फा ऑलमोस्ट क्या होगा 1 होगा, मींस रिएक्टेंट ऑलमोस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके होंगे। तो ये इनिशियली कितना था 0.2 मोलर, तो हम क्या कंसीडर करेंगे कि ये ऑलमोस्ट 0 हो गया होगा, ऑलमोस्ट, ठीक है, नॉट 100%, ऑलमोस्ट 0 हो गया होगा। इसका वैल्यू बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, राइट। तो इसका वैल्यू अगर x है तो x टेंड्स टू 0 हम बोल सकते हैं कि x का वैल्यू बहुत ही कम होगा, राइट। H प्लस कितना होगा ऑलमोस्ट ये 100% डिसोशिएट हुआ होगा, तो ये 0.2, ये भी 0.2,
ठीक है, ऐसा हम कंसिडर करेंगे के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे कितना है 0.2, अब ये कितना है 1.6 इंटू 10⁻², तो 0.2 में से कुछ कम होगा 0.2 अल्फा, कितना प्रोड्यूस होगा 0.2 अल्फा और 0.2 अल्फा। सॉल्यूशन के H प्लस, ये अगर हम टोटल बात करें तो कितना होगा, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप से जो बना प्लस सेकंड स्टेप से जो बन रहा है, तो अभी हम देख लें क्या यहाँ पे सेकंड स्टेप का H प्लस फर्स्ट स्टेप के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है क्या। तो अगर आपको अल्फा पता लग गया है तो आप ये कंसिडर कर पाएंगे कि नेग्लिजिबल है या नहीं है। तो हमें अल्फा यहाँ पर निकालना होगा, तो हम K2 की बात करें तो K2 क्या होगा, H प्लस इंटू SO4 2 माइनस अपॉन HSO4 माइनस, so K2 is 1.6 into 10⁻², H प्लस कितना है यहाँ पे 0.2 अल्फा प्लस 0.2 इंटू 0.2 अल्फा अपॉन 0.2 माइनस 0.2 अल्फा। तो यहां से 0.2 कॉमन ले लीजिए, so 1.6 into 10⁻² will be equal to 0.2 1 plus alpha, right, 0.2 and 0.2 अल्फा, तो ये 1 बचेगा और यहाँ पे अल्फा बचेगा इंटू 0.2 अल्फा अपॉन 0.2 कॉमन ले लीजिए 1 माइनस अल्फा, राइट। लेट अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो 1 प्लस अल्फा को आप क्या 1 कंसीडर करेंगे, 1 माइनस अल्फा को 1 कंसीडर करेंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा आपको मिलेगा कितना, ये भी सॉरी चलिए पूरा लिख लेते हैं, तो कितना बचा 1.6 इंटू 10⁻² इक्वल टू यहाँ पे 1 प्लस अल्फा को आपने नेग्लेक्ट कर दिया, अल्फा को नेग्लेक्ट कर दिया, यहाँ भी अल्फा को नेग्लेक्ट कर दिया, बचा कितना 0.2 अल्फा, देन अल्फा विल बी इक्वल टू 8 इंटू 10⁻², यानी 8%, तो 10% से कम है अल्फा, तो आपने यहाँ पे नेग्लेक्ट करके बहुत पुण्य वाला काम किया है, बहुत सही काम किया है, राइट। तो अल्फा आपको मिल गया। अब अगर अल्फा मिल गया तो आप यहां से टोटल H प्लस निकाल सकते हैं, H प्लस फ्रॉम सेकंड स्टेप कितना 0.2 अल्फा मीन 0.2 इंटू अल्फा कितना 8 इंटू 10⁻², तो ये कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻² मीन्स 0.016 मोलर, राइट। तो ये सेकंड स्टेप से बनने वाला H प्लस। अगर हम टोटल H प्लस की बात करें, H प्लस टोटल अगर पूछा जाए तो कितना होगा, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप का, फर्स्ट स्टेप का कितना था 0.2, सेकंड स्टेप कितना है 0.016 मींस कितना होगा 0.216 मोल। तो ये फर्स्ट स्टेप का आपको H प्लस मिला। सेकंड SO4 2 माइनस की बात करें, SO4 2 माइनस कितना होगा यहाँ पर 0.2 अल्फा, यानी 0.2 अल्फा कितना है 8 इंटू 10⁻², यानी 0.016 मोलर, राइट। कैलकुलेशन चेक कर लेना। देन HSO4 माइनस कितना होगा, HSO4 माइनस विल बी इक्वल टू 0.2 माइनस 0.2 अल्फा मींस 0.2 माइनस 0.2 अल्फा का वैल्यू कितना है 0.016, तो ये कैलकुलेट कीजिएगा कितना आ रहा है 0.184, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते। तो बच्चों अभी तक हमने पीएच का कैलकुलेशन किया, जहां पे हमने टॉपिक देखा है स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच आप कैसे निकालते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच आप कैसे निकालते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, जैसे वीक एसिड का कैलकुलेशन है सिमिलरली वैसा ही वीक बेस का होगा, इसलिए हमने अलग से टॉपिक नहीं देखा है। जैसे ही हमने यहाँ पे पॉलीप्रोटिक वीक एसिड का देखा है वैसे ही पॉलीप्रोटिक वीक बेस भी होगा। जैसे हमने 2 मोनोप्रोटिक वीक एसिड देखे हैं वैसे ही वहां पे जहां से दो डिफरेंट वीक बेस जिनसे एक OH माइनस मिल रहा है उनका भी कैलकुलेशन सिमिलर वैसा ही होगा, राइट। अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की बात की। अभी तक हमने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन देख लिया, अभी हमने वीक एसिड का कॉम्बिनेशन अभी तक नहीं देखा है यहाँ पर बेस के साथ। तो नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं वीक एसिड ऑब्लिक वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग बेस ऑब्लिक स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट। तो वीक एसिड का वीक बेस के साथ या वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, और एक और कॉम्बिनेशन होता है वीक एसिड एंड वीक बेस कॉम्बिनेशन। यानी अब हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड न्यूट्रलाइजेशन के अलावा बाकी जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है उनकी हम बात करेंगे। तो इसमें हम यहाँ पर 2 पहले पॉइंट देखेंगे। जब ये कॉम्बिनेशन आएगा तो वहां पे 2 कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगा सकते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एंड बफर सॉल्यूशन, राइट। तो सॉल्ट
हाइड्रोलिसिस का मींस क्या है कि पहले तो यहाँ पे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आपको कब अप्लाई करना है, जब आप वीक एसिड के साथ बेस का एडिशन कर रहे हैं या वीक बेस के साथ एसिड का एडिशन कर रहे हैं, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, कोई सा भी एसिड के साथ किसी भी बेस का, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के अलावा हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कॉम्बिनेशन में पीएच कितना रहने वाला है 7, राइट। तो उसमें हमें कोई कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जब सॉल्यूशन में केवल और केवल सॉल्ट प्रेजेंट हो तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कॉन्सेप्ट कब लगाना है, व्हेन ओनली salt is present in solution। इसका मीन्स अगर आपने एसिड एक तरफ से एसिड मिलाया दूसरी तरफ से बेस मिलाया, तो यानी जब एसिड बेस मिला रहे हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। तो अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है तो कॉन्सेप्ट आपको कौन सा यूज में लेना है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। इट मीन्स इफ acid and base are mixed, then there will be complete neutralization, right। complete neutralization का मीन्स क्या होगा, मोल्स ऑफ H प्लस मोल्स ऑफ OH माइनस की क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो इस केस में हम क्या लगाने वाले हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दो तरीके से आपको गिवन हो सकता है कि एसिड मिलाया एक तरफ से दूसरी तरफ से बेस मिलाया, तो बताओ सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा। अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है तो बहुत सी बार आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, बहुत सी बार आपको चेक करना पड़ता है कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। या फिर आपको ऐसा गिवन हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर सॉल्ट है, उस सॉल्ट को वाटर में डाल दिया गया, तो बताओ पीएच क्या होगा, राइट। तो आपने जो मिलाया वो तो सॉल्ट ही मिलाया ना, एसिड बेस तो नहीं था। एसिड बेस का सॉल्ट मिलाया तो वहां पे भी कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ही लगाना है, राइट। तो ओनली सॉल्ट प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में, या एसिड बेस को आपने इस तरीके से मिक्स किया कि वहां पे एसिड बेस एक दूसरे को कंप्लीटली खत्म कर रहे हैं, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, तो वहां पर भी आप क्या कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कॉन्सेप्ट लगाने वाले। यानी जब एसिड बेस मिला रहे हैं तो मोल्स ऑफ H प्लस मोल्स ऑफ OH माइनस के बराबर हो जाता है, तो उसे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कंसीडर कर रहे हैं। सेकंड केस क्या होगा यहाँ पे, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन में क्या होगा, व्हेन सॉल्ट प्लस वीक एसिड और वीक बेस इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है। इसको अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पे इसका क्या मीनिंग है। सॉल्ट और वीक एसिड वीक बेस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो आप क्या कर रहे हैं, बफर सॉल्यूशन लगा रहे हैं, ठीक है। आपने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया, उसमें HCl लिया, ठीक है, HCl का सॉल्यूशन लिया। अब आप क्या कर रहे हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला रहे हो। HCl क्या है, एसिड है, और मिला क्या रहे हो आप, बेस। आपने इस तरीके से वहां पे बेस मिलाया कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ। सपोज 10 मोल एसिड के थे, आपने 20 मोल बेस मिला दिया, 10 मोल HCl के थे, आपने 20 मोल NH4OH मिला दिया, तो क्या होगा, यहाँ पे HCl था 10 मोल प्लस NH4OH था 20 मोल, तो यहाँ पे क्या होगा, HCl तो हो जाएगा खत्म और क्या बन जाएगा, NH4Cl। तो NH4Cl कितना बनेगा, ये तो है लिमिटिंग, ये है एक्सेस, तो NH4Cl कितना बनेगा, 10 मोल, और ये कितना बच जाएगा, 10 मोल, राइट। तो सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, सॉल्ट भी प्रेजेंट है और वीक एसिड या वीक बेस भी प्रेजेंट है, राइट। तो इस कंडीशन में आप कौन सा कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं, बफर सॉल्यूशन, यानी देयर इज इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। अगर इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, वहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं, बफर सॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं, राइट। अब एग्जांपल देख लें, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कब कब लगाना है, जब आप सॉल्यूशन में क्या हो, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, यानी हम टाइप्स ऑफ सॉल्ट की बात कर रहे हैं। कौन कौन से सॉल्ट होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्ट, एसिड बेस कॉम्बिनेशन के बेसिस पे 4 तरह के सॉल्ट होंगे, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, सेकेंड वन इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, थर्ड वन इज सॉल्ट ऑफ
weak acid plus strong base, and fourth one is salt of weak acid plus weak base। तो इन चार तरह के सॉल्ट के हम पीएच कैलकुलेशन की यहाँ पर बात करेंगे। बफर सॉल्यूशन में एग्जाम, अच्छा ये स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, इनके एग्जांपल तो हमें पता है, तो उनके सॉल्ट हम इजीली बना सकते हैं। अभी हम आगे देखेंगे भी। यहाँ पर हम बफर सॉल्यूशन की बात करें कि जब इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा होगा तो सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट होगा, सॉल्ट एंड वीक एसिड एंड प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो एग्जांपल ले लें, सपोज एसिटिक एसिड प्रेजेंट है सॉल्यूशन में प्लस सोडियम एसिटेट प्रेजेंट है, तो वीक एसिड भी प्रेजेंट है और उसका सॉल्ट भी प्रेजेंट है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या होगा, बफर सॉल्यूशन वाला प्रेजेंट होगा। अगर केवल सोडियम एसिटेट हुआ तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, अगर दोनों प्रेजेंट है तो बफर सॉल्यूशन। इसके अलावा ले सकते हैं NH4OH प्लस NH4Cl। तो अगर NH4Cl अकेला होता तो वहां पे क्या प्रेजेंट है, ओनली सॉल्ट, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस लगाते। बट अगर ये दोनों है तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे बफर सॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट आप लगाने वाले हैं। तो ये क्या होगा, वीक एसिड, इसको हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, और यहां पे इसको हम क्या बोल सकते हैं, वीक बेस प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट। तो ये कंडीशन यहां पर इसमें बफर सॉल्यूशन में लगने वाली है। जब हम इसको पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो चीजें आपको इजीली समझ में आने लगेगी। तो पहले अभी हम देखते हैं यहाँ पे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कॉन्सेप्ट। तो चलिए बात करते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कॉन्सेप्ट की। अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पहले हम पॉइंट देख लें कि हाइड्रोलिसिस क्या होता है। कि जब हम यहाँ पर एसिड और बेस को इस तरीके से मिलाते हैं कि उनके H+ एंड OH- बराबर मिल रहे हो, यानी इक्वल इक्विवेलेंट, जो आपको नॉर्मेलिटी वाले कॉन्सेप्ट में बताया है कि जब आप एसिड एंड बेस को इक्वल इक्विवेलेंट्स में मिलाते हैं, इक्वल इक्विवेलेंट्स में जितना बेस से OH- के मोल्स मिल रहे हैं उतने ही एसिड से H+ के मोल्स मिल रहे हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इक्वल इक्विवेलेंट्स। तो जब आप एसिड और बेस को इक्वल इक्विवेलेंट्स में मिलाते हैं तो वहां पे क्या होगा, एसिड एंड बेस एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देते हैं और सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। उस कंडीशन में सॉल्यूशन में केवल और केवल सॉल्ट प्रेजेंट होता है। अब जब आपने एसिड बेस को मिलाया तो सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ। अब आपको इनिशियली बताया था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी 100% डिसोशिएट होगा, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड प्लस वीक बेस, राइट। ये फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, राइट। तो जब आप एसिड एंड बेस को इक्वल इक्विवेलेंट्स में मिलाते हैं तो उनसे क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। अब ये सॉल्ट क्या होगा, 100% डिसोशिएट होता है, क्योंकि आप सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में जो सॉल्ट प्रेजेंट है, एसिड बेस की रिएक्शन से जो सॉल्ट बना है वो 100% डिसोशिएट होगा। अब डिसोशिएट होने के बाद क्या होगा, सॉल्ट के डिसोशिएट होने के बाद केटायन और एनायन प्रोड्यूस होंगे। ये केटायन और एनायन क्या करते हैं, वाटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे। जैसे सपोज आपने अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डिसोल्व किया, या सपोज अमोनियम एसीटेट को वाटर में डिसोल्व किया, राइट। तो जब आप अमोनियम एसीटेट को वाटर में डिसोल्व करेंगे तो ये 100% डिसोशिएट होगा और क्या बनाएगा, अमोनियम आयन एंड एसीटेट आयन, राइट। अब ये आयन क्या करेंगे, वाटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो इंटरेक्ट करके क्या बनाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिटिक एसिड। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये पॉजिटिव पार्ट है तो वाटर का OH- को पकड़ेगा, और ये नेगेटिव आयन है तो ये वाटर के पॉजिटिव आयन यानी H+ को पकड़ेगा। तो ये जो केटायन और एनायन है वाटर से इंटरेक्ट करके रेस्पेक्टिव एसिड और रेस्पेक्टिव बेस का फॉर्मेशन करते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस बोल रहे हैं, राइट। तो क्या होगा, एसिड बेस को आपने मिलाया इक्वल इक्विवेलेंट्स में तो सॉल्ट बना, सॉल्ट 100% डिसोशिएट होगा। जो केटायन और एनायन बन रहे हैं वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करके रेस्पेक्टिव एसिड एंड रेस्पेक्टिव बेस बना रहे हैं। इसी प्रोसेस को आपको हाइड्रोलिसिस बोल रहे हैं। अब हाइड्रोलिसिस के बाद जो सॉल्यूशन में H+ और OH- की कंसंट्रेशन है उसके बेसिस पे आप कंसीडर करेंगे, उसके बेसिस पे आप कैलकुलेट करेंगे कि सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा, और वही कैलकुलेशन हमें यहाँ पर देखनी है। चलिए, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में फर्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट। दो तरीके के सॉल्ट होते हैं, कंप्लीट सॉल्ट एंड इनकम्प्लीट सॉल्ट। कंप्लीट सॉल्ट का मींस क्या है, जब आप एसिड बेस मिला रहे हैं तो वहां पर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाए, यानी केवल सॉल्यूशन में सॉल्ट ही प्रेजेंट हो, एसिड बेस कंप्लीटली खत्म हो जाए, H+ OH-, एसिड बेस से मिलने वाले H+ OH- कंप्लीटली खत्म हो जाए। तो आपने क्या किया, NaCl, सपोज आपने 1 मोल ऑफ NaOH 1 मोल ऑफ HCl लिया, तो दोनों रिएक्ट किए, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो चुका है, H+ OH-, HCl और OH- के HCl और NaOH के H+ OH- खत्म हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा, कंप्लीट सॉल्ट।
सोडियम एसिटेट 100% न्यूट्रलाइज हो चुका है। अब इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, राइट। अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पर कोई एसिडिक हाइड्रोजन या OH- नहीं है जो फर्दर एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करे। अमोनियम एसिटेट, Na2CO3, Na2S, Na3PO4, ये सॉल्ट क्या है? कंप्लीट सॉल्ट, यानी जो फर्दर एसिड या बेस से रिएक्ट ना कर सके। इनकम्प्लीट सॉल्ट क्या होंगे? जो एसिड बेस के इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से प्रोड्यूस हो रहे हो, यानी जो एसिड या बेस से फर्दर रिएक्ट कर सकते हो, यानी उनमें H+ एसिडिक H+ या OH- बेसिक OH- प्रेजेंट हो। तो एग्जांपल देख लें, दो तरीके होते हैं, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट कौन होंगे? जिसमें अभी भी एसिडिक बिहेवियर प्रेजेंट है, यानी जो अभी भी एसिडिक H+ देने की टेंडेंसी रखता हो। तो अगर वो एसिडिक H+ देने की टेंडेंसी रखता है तो यानी वो बेस से और रिएक्ट कर सकता है। तो एसिडिक सॉल्ट क्या होगा? सॉल्ट इन विच मोर बेस कैन बी एडेड, यानी वो बेस से अभी भी रिएक्ट कर सकता है। जैसे NaHS, H2S एसिडिक होता है, उसमें सपोज आपके पास 1 मोल ऑफ H2S है, आपने उसमें 1 मोल ऑफ OH- मिलाया, तो H2S कितने H+ दे सकता है? 2 H+। 1 मोल से कितने H+ मिलेंगे? 2 H+। 2 मोल ऑफ H+, तो उसको कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए कितना NaOH रिक्वायर्ड होगा? 2। बट अगर आपने एक ही मिलाया तो वहां पे क्या होगा? एक ही H+ वहां पे रिप्लेस हो पाएगा। तो अभी भी इसमें एसिडिक बिहेवियर प्रेजेंट है, वैसे इसमें भी अभी एसिडिक हाइड्रोजन है। H3PO4 कितना H+ दे सकता है? 3। अभी इसने एक ही H+ को रिप्लेस किया है, NaOH ने केवल एक ही H+ को न्यूट्रलाइज किया है। अभी यहाँ पर 2 H+ और प्रेजेंट है जो न्यूट्रलाइज हो सकते हैं, यानी 2 एसिडिक हाइड्रोजन है। अभी भी इसमें एक H+ है जो एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? ये अभी भी बेस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट सॉल्ट, वो भी कैसे? एसिडिक नेचर वाले, राइट। बेसिक सॉल्ट क्या होगा? जिसमें और एसिड के साथ रिएक्शन करने की टेंडेंसी हो, जैसे MgOH होता है, अभी एक ही OH- हटा है, अभी एक और OH- HCl के साथ रिएक्ट करके हटाया जा सकता है, तो अभी भी इसमें बेसिक नेचर प्रेजेंट है। जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH, अभी एक ही OH- हटा है, एक और OH- यहाँ से रिप्लेस हो सकता है, तो ये सॉल्ट कैसे हो जाएंगे? बेसिक नेचर वाले हो जाएंगे। तो दो तरीके के सॉल्ट है, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। अभी हम यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो कंप्लीट सॉल्ट के लिए ही हमें करना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें टाइप्स ऑफ सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ एसिड बेस कॉम्बिनेशन। तो अभी आपको गिवन है 4 तरह के सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। तो कॉम्बिनेशन के बेसिस पे आपको या सॉल्ट का एग्जांपल देख के समझ में आना चाहिए कि इसका कॉम्बिनेशन क्या रहा होगा, यानी पेरेंट एसिड एंड पेरेंट बेस क्या रहे होंगे। तो फर्स्ट गिवन है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जांपल गिवन है आपको NaCl, NaCl प्लस Na2SO4 प्लस KNO3 प्लस NaClO4 KBr। अगर हम इसके बेसिस पे देखें तो इसका कॉम्बिनेशन क्या रहा होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या रहे होंगे? HCl प्लस NaOH, राइट। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कॉम्बिनेशन ये रहा होगा। Na2SO4 की बात करें तो कॉम्बिनेशन क्या रहा होगा? NaOH प्लस H2SO4, NaOH प्लस H2SO4। KNO3 का कॉम्बिनेशन देखें तो KOH प्लस HNO3, यही कॉम्बिनेशन रहा होगा। NaClO4 के बाद बेसिस पे देखें तो NaOH प्लस HClO4, राइट। और KBr के बेसिस पे देखें तो KOH प्लस HBr। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कॉम्बिनेशन है। तो आपको सॉल्ट देख के समझ में आना चाहिए कि उसका कॉम्बिनेशन क्या रहा होगा, यानी उसके पेरेंट एसिड पेरेंट बेस कौन रहे होंगे। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, यानी एसिड वीक रहा हो और बेस क्या रहा हो? स्ट्रॉन्ग। तो सोडियम एसिटेट CH3CONA, C6H5CONA, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम फॉर्मेट, NaCN, सोडियम साइनाइड। तो अगर हम इसमें कॉम्बिनेशन के बेसिस पे बात करें तो इसमें वीक एसिड कौन रहा होगा? एसिटिक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? NaOH। अगर हम इसमें बात करें सोडियम बेंजोएट, इसमें वीक एसिड कौन रहा होगा? C6H5COOH बेंजोइक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस कौन रहा होगा? NaOH। अगर यहाँ कॉम्बिनेशन के बेसिस पे बात करें, यहाँ पर वीक एसिड कौन है? फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट है, तो फॉर्मिक एसिड प्लस KOH। और यहाँ पर बात करें तो ये क्या रहा होगा? NaOH प्लस HCN, राइट। तो कॉम्बिनेशन देख के आपको समझ में आना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा या स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, या जो आपको सॉल्ट दे रखा है उसका पेरेंट को एसिड बेस कौन होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, तो सॉल्ट आपको देखा है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, NH4NO3, C6H5, NH3 प्लस Cl माइनस R, NH3 प्लस NO3 माइनस। तो इसमें अगर आप पेरेंट एसिड बेस देखना चाहें तो ये क्या है? NH4 स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। तो इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड कौन रहा होगा? HCl प्लस वीक बेस कौन होगा? NH4OH, या फिर अमोनिया भी आप बोल सकते हैं,
राइट। NH4OH लिखा जाए या अमोनिया लिखा जाए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। रिएक्ट करेंगे तो NH3 प्लस HCl NH4Cl बनेगा। यहाँ पर भी रिएक्ट करने पर H2O बाहर निकल जाएगा और NH4Cl बन जाएगा। इसमें हम बात करें, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड कौन रहा होगा, HNO3 प्लस वीक बेस कौन रहा होगा, NH4OH। यहाँ पर बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड कौन रहा होगा, HCl प्लस वीक बेस C6H5NH2 एनिलीन प्लस HCl, तो क्या बन जाएगा NH3 प्लस Cl माइनस, राइट। यहाँ पे क्या होगा RNH2 वीक बेस प्लस HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट। तो आपको सॉल्ट को देख के पता लग जाए कि एसिड बेस कॉम्बिनेशन क्या है, तो आधा काम आपका वहीं हो जाता है। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस NH4OH प्लस वीक बेस कौन है NH4OH, वीक एसिड कौन होगा CH3COOH, राइट। तो इसकी जगह आपको अमोनिया भी गिवन हो सकता है, तो अमोनिया प्लस NH4 CH3COH से भी CH3CONH4 ही बनने वाला है। यहाँ पे वीक बेस कौन होगा RNH2 प्लस वीक एसिड HCN, यहाँ पे कौन होगा NH3 या फिर NH4OH प्लस HCN। तो कॉम्बिनेशन के बेसिस पे आप यहाँ पे समझ जाइए कि आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया है। अगर कॉम्बिनेशन पता है तो आप काफी कुछ चीजें वहां पर समझ पाएंगे। यस, देखिए नेक्स्ट हम हाइड्रोलिसिस की बात करें, टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिसिस। केटायन और एनायन के बेसिस पे जब सॉल्ट को वाटर में डालते हैं तो वो केटायन और एनायन में डिसोशिएट होता है, उसके बेसिस पे हम हाइड्रोलिसिस की बात करें तो क्या बोल रहे हैं, जब आप सॉल्ट को वाटर में डाल रहे हैं, ऑन डिसोशिएशन ऑफ सॉल्ट केटायन एंड एनायन प्रोड्यूस इन सॉल्यूशन on the basis of their interaction with water hydrolysis are of two type, cationic hydrolysis, anionic hydrolysis। कि अगर केटायन वाटर के साथ इंटरेक्ट हो रहा है तो केटायनिक हाइड्रोलिसिस, अगर एनायन वाटर के साथ इंटरेक्ट हो रहा है तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस। तो केटायनिक हाइड्रोलिसिस क्या होगा, इंटरेक्शन ऑफ केटायन विद वाटर टू प्रोड्यूस रेस्पेक्टिव बेस। अब देखिए केटायन क्या है, पॉजिटिव आयन है, जब वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो किसको कैप्चर करेगा, नेगेटिव आयन को। तो जो केटायन होता है अगर वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो नेगेटिव आयन यानी OH माइनस को इंटरेक्ट करेगा तो क्या बनेगा, बेस बनेगा, राइट। अब OH माइनस तो यहाँ पे केटायन के पास आ गया, बचा हुआ क्या है फ्री फॉर्म में H प्लस। तो उस फ्री H प्लस की वजह से सॉल्यूशन का नेचर कैसा हो जाता है, एसिडिक नेचर होता है, राइट। तो इंटरेक्शन ऑफ केटायन विद वाटर टू प्रोड्यूस रेस्पेक्टिव बेस एंड H प्लस आयन, सो सॉल्यूशन बिकम एसिडिक, राइट। और एनायनिक हाइड्रोलिसिस क्या होगा, एनायन का वाटर के साथ इंटरेक्शन, तो एनायन कैसा नेगेटिव है, नेगेटिव किसको कैप्चर करेगा, पॉजिटिव वाटर के पॉजिटिव पार्ट को, वाटर का पॉजिटिव पार्ट क्या है H प्लस। तो जब H प्लस को पकड़ेगा तो बचा हुआ सॉल्यूशन क्या होगा OH माइनस, सो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक नेचर का। So interaction of anion with water to produce respective base and OH minus ion, so solution become basic। तो एक सिंपल सा एग्जांपल, एक जनरल फॉर्म में एसिड और बेस रिएक्ट करें तो क्या बना यहाँ पे, सॉल्ट बना, सॉल्ट और वाटर, राइट। तो एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन से क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोले हैं, न्यूट्रलाइजेशन। अब ये जो सॉल्ट होता है वाटर में 100% डिसोशिएट होगा और क्या बनाएगा यहाँ पे, केटायन और एनायन, राइट। तो जब ये केटायन वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा प्लस H2O, राइट। तो जब ये केटायन वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, उसका रेस्पेक्टिव बेस बनेगा। और जब एनायन इंटरेक्ट करेगा तो वाटर से H प्लस लेगा तो क्या बनेगा, उसका रेस्पेक्टिव एसिड बनेगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। अब देखिएगा यहाँ पे HA प्लस BOH से क्या बना, BA प्लस H2O। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, B प्लस प्लस A माइनस प्लस H2O से क्या बना, BOH प्लस HA। तो इसका उल्टा रिएक्शन ये है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन का रिवर्स होता है, राइट। अब अगर हम यहाँ से ऐसी बात करें कि जो B प्लस है, अब यहाँ पे क्या बन रहा है, B प्लस प्लस A माइनस। तो अगर केवल B प्लस ही वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो यहाँ पर क्या बनेगा, BOH प्लस H प्लस, राइट। तो यहाँ पे किसका इंटरेक्शन हुआ वाटर के साथ, कौन हाइड्रोलाइज हो रहा है, केटायन हाइड्रोलाइज हो रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, केटायनिक हाइड्रोलिसिस। इस केटायनिक हाइड्रोलिसिस से क्या प्रोड्यूस हुआ, H प्लस प्रोड्यूस हुआ, राइट। तो ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। अगर A माइनस का इंटरेक्शन हुआ वाटर के साथ तो यहाँ पे क्या बनेगा, HA प्लस OH माइनस। तो यहाँ पे किसका इंटरेक्शन हुआ, एनायन का। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एनायनिक हाइड्रोलिसिस, राइट। हो सकता है दोनों ही इंटरेक्ट कर रहे हो, जैसे यहाँ पे बताया है। अगर केवल केटायन इंटरेक्ट कर रहा है तो केटायनिक, अगर केवल एनायन इंटरेक्ट कर रहा है तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस। जब एनायन इंटरेक्ट कर रहा होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे OH माइनस सॉल्यूशन में बनेगा। तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक लास्ट पॉइंट की बात करते हैं कि सपोज आपको गिवन है NaCl। NaCl को जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनाएगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस,
राइट। अब यहाँ पे केटायन बना और एनायन बना। अब यहाँ पे जब Na प्लस वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, NaOH प्लस H प्लस, राइट। अब जो NaOH है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो क्या ये NaOH की फॉर्म में स्टेबल रहेगा वाटर के अंदर, नहीं रहेगा। ये डिसोशिएट होकर क्या दे देगा आपको फर्दर, Na प्लस प्लस OH माइनस। जो OH माइनस बनाया वो फर्दर H प्लस के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, H2O। तो क्या ये इनिशियल वाला फॉर्म नहीं आ गया क्या, कि आपने Na प्लस को वाटर के साथ इंटरेक्ट किया तो NaOH प्लस H प्लस बना। NaOH फर्दर डिसोशिएट होकर क्या दे देगा आपको, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इस फॉर्म में तो स्टेबल नहीं रहेगा वाटर में, 100% डिसोशिएट होगा। तो Na प्लस प्लस OH माइनस बनेगा। जो OH माइनस बना वो इस H प्लस से रिएक्ट करके फर्दर क्या बना लेगा, वाटर। तो इनिशियल वाला फॉर्म आ गया। तो क्या यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस से जो केटायन आ रहे हैं उनका हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है। अगर हम Cl माइनस के केस में बात करें तो Cl माइनस में जब ये हाइड्रोलाइज होगा तो क्या बनाएगा, HCl प्लस OH माइनस। अब HCl भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये डिसोशिएट होकर फर्दर क्या दे देगा, H प्लस प्लस Cl माइनस। जो OH माइनस और H प्लस से रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, H2O। तो H2O प्लस Cl माइनस यानी इनिशियल वाला जो रिएक्टेंट था वो आपको फर्दर मिल गया। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस से मिलने वाले एनायन और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलने वाले केटायन और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलने वाले एनायन हाइड्रोलाइज नहीं होते। केटायन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस एंड एनायन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड डू नॉट हाइड्रोलाइज्ड, राइट। तो कौन से एनायन या कौन से केटायन हाइड्रोलाइज हो रहे होंगे, ऐसे केटायन जो यहाँ पर वीक बेस या वीक एसिड बना रहे हो, क्योंकि वो पूरा का पूरा फर्दर डिसोशिएट नहीं होते हैं। जो स्टेबल रहेगा वो हाइड्रोलाइज हो पाएगा, क्योंकि हाइड्रोलिसिस क्यों हो रहा है, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। यहाँ पे अगर एसिटेट आयन हुआ तो एसिटेट आयन हाइड्रोलाइज होकर क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड बनाएगा। अब क्या एसिटिक एसिड 100% डिसोशिएट होता है, नहीं होता। तो एसिटेट आयन स्टेबल हो गया एसिटिक एसिड बनाकर। अगर यहाँ पे सपोज अमोनियम आयन होता तो अमोनियम आयन हाइड्रोलाइज होकर क्या बनाता, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या स्ट्रॉन्ग बेस है क्या, नहीं है, वीक बेस है। तो अमोनियम आयन के हाइड्रोलिसिस से जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है वो क्या होगा, स्टेबल होगा, इसलिए उसका हाइड्रोलिसिस वहां पर हो जाएगा, राइट। तो पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि जब यहाँ पर केटायन का हाइड्रोलिसिस होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, केटायनिक हाइड्रोलिसिस। सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा, यानी पीएच किस रेंज में होगा, 7 से कम रहेगा। और जब एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, एनायनिक हाइड्रोलिसिस। सॉल्यूशन में क्या बनेगा, OH माइनस, यानी पीएच क्या होगा, 7 से ज्यादा। दूसरा, स्ट्रॉन्ग बेस से जो केटायन आ रहे हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड से जो एनायन आ रहे हैं उनका कोई हाइड्रोलिसिस हमें नहीं करना है। क्लियर। तो ये बेटा अभी बेसिक कॉन्सेप्ट है बिल्कुल हाइड्रोलिसिस का, इसको आप ठीक से पढ़िए, ताकि जब हम नेक्स्ट क्लास में हाइड्रोलिसिस कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ेंगे, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पूरा पढ़ेंगे, तो आपको सारी चीजें एक एक करके समझ में आती जाए। ठीक है, क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड बहुत सारे करने वाले हैं। ठीक, आज तक के लिए इतना ही काफी है। नमस्कार।